Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as Indian Express. So students, आज है 29 अगस्त, यानी आपका अगस्त का मंथ भी करीब करीब कंप्लीट होने वाला है। तो अब हमारे पास पूरे करीब 3 मंथ्स बच रहे हैं, जिसको हमें जितना हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं उसी तरीके से करना है। बीच में आपकी दिवाली भी होगी। जो स्टूडेंट्स 11th में या 12th में है, जो 12th में है, जो इस एग्जाम को देने वाले हैं, उनके कहीं ना कहीं 12th का प्रेशर भी रहता है। तो प्लीज मेक श्योर कि अब आपका जो पर्टिकुलर टाइम है वो बहुत प्रेशियस है और आप इसको जितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं वैसे करें। ओके, तो आज 29th ऑफ अगस्त है और ये डे बहुत स्पेशल है हमारे लिए, बिकॉज आज के दिन 29th अगस्त को इंडिया सेलिब्रेट करता है अपना नेशनल स्पोर्ट्स डे। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर हो चुका है आपके लिए, क्लैट के लिए, एलेट के लिए और सारे एग्जाम्स के लिए। तो कहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 29th अगस्त जो होता है ये आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। ओके, और 29th अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाते हैं? बिकॉज दिस इज बेसिकली द बर्थडे और बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। तो हमारे आज तक के जो सबसे बड़े हॉकी के प्लेयर रहे हैं मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने इंडियन हॉकी टीम को लीड करा था इन विनिंग द ओलंपिक मेडल ऑल्सो, उन्हीं के पर्टिकुलर बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड ही वाज सो गुड कि इवन आपके जो फॉरेन प्लेयर्स थे या फॉरेन कंट्रीज थी जो हॉकी को समझते थे, इवन दे अप्रिशिएटेड और उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था इंडिया में, या फिर मैं उन्हें इंग्लिश में विजार्ड ऑफ हॉकी भी कहा जा सकता हूं। तो ये पर्टिकुलर टर्म भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, पहली बार हमने नेशनल स्पोर्ट्स डे 2012 में ही सेलिब्रेट करा था, इससे पहले हम इसको ऐसे सेलिब्रेट नहीं करते थे। और फिर कुछ आपके यहाँ पे जो ध्यानचंद की अचीवमेंट है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। मोरओवर यू शुड नो दिस कि अभी कुछ साल पहले हमने एक चेंज भी किया है कि इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट अवार्ड है, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, उसका नाम चेंज करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था और अब क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और ये कुछ 2 साल पहले का ही। ओके, तो ये कुछ नेशनल स्पोर्ट्स डे के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगी, बट हमारी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है अंटिल वी नो कि इस बार के पर्टिकुलर स्पोर्ट्स डे की थीम क्या है। तो 29 अगस्त 2025 को जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है उसकी थीम है 1 घंटा खेल के मैदान में, विच मींस कि एवरी डे 1 आवर यू शुड बी डेडिकेटिंग टू स्पोर्ट्स ओनली। आपको प्ले फील्ड में, आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड में रहना है, यानी कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है सो दैट यू आर ऑल्सो फिट ऑल्सो। ओके, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो ये इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस साल हमने हमारी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी भी डिक्लेयर करी है। तो याद रखना कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी पे अगर क्वेश्चन आता है या नेशनल स्पोर्ट्स डे पे क्वेश्चन आता है तो सिर्फ इस टॉपिक पे लिमिट नहीं रहेगा। ये स्पोर्ट्स डे के क्वेश्चन में स्पोर्ट्स पॉलिसी पूछ सकते हैं, स्पोर्ट्स पॉलिसी के क्वेश्चन में नेशनल स्पोर्ट्स डे या नेशनल यूथ डे पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक नेशनल स्पोर्ट्स डे हो गया हमारा और एक हमारा नेशनल यूथ डे भी है, वो किस दिन करा जाता है नेशनल यूथ डे, और वो किस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में किया जाता है या उसमें ओकेजन क्या होता है कि हम उस डेट को वो सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारा द इंडिया जापान पार्टनरशिप। तो आज हम इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज पहले देख लेते हैं। 2-3 अच्छी न्यूज कवरेज आपके इंडियन एक्सप्रेस में आया है। तो एक बेनिफिट 2 न्यूज़पेपर जो मेन है करने का ये होता है कि दोनों न्यूज़पेपर में जहां पे बेटर कवरेज मिलता है हम वहां से इसको कवर कर सकते हैं। जैसे इंडिया जापान रिलेशंस का जो टॉपिक है ये आपका हिंदू में भी है और इंडियन एक्सप्रेस में भी है, बट इंडियन एक्सप्रेस में इसका ज्यादा बेटर कवरेज है तो हम वहां से कर रहे हैं। ठीक है, इन एनी केस आपको फायदा ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर बोर्ड है इस पे जो इंफॉर्मेशन है, आप अगर एक न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं तो जीके का जो पोर्शन है वो हम यहाँ कवर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज करंटली विजिटिंग जापान राइट नाउ, और आज अगर आप न्यूज फॉलो करोगे तो करंटली वो जापान में है और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हम साइन करें। फॉर एग्जांपल कि अगर इंडिया जापान के रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे अभी जो पर्टिकुलर समिट है ये 15th एनुअल समिट है, यानी हम हर साल एक बायलैटरल समिट कंडक्ट कराते हैं। एक साल जापान में होती है, एक साल इंडिया में होती है, और ये इस बार की 15th एनुअल समिट है जो आपके हेड ऑफ स्टेट होते हैं उनके बीच में होती है। तो इंडियन के प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जापान के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, शिगेरू इशिबा, ही इज, ये जो 2 लोग हैं इन दोनों के बीच में आपकी एनुअल समिट चल रही है।
और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आउटकम क्या होने वाला है 15th एनुअल समिट का, तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है ये इंडिया ने किस कंट्री के साथ साइन करा है या फिर किन दो कंट्रीज के बीच में हुआ है, कैसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यू शुड नो इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड जापान। ओके, और ये जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव है ये किन किन सेक्टर्स में एक्सटेंड करेगा, तो मेजरली इसमें हम सेमीकंडक्टर्स, एआई एंड योर क्लीन एनर्जी, ये तीन सेक्टर्स है जहां पे हम बेसिकली ये एनर्जी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को साइन करने वाले हैं। Okay, so this has been launched under the India-Japan relationship also. Okay, इसके बाद जब भी आप किसी पर्टिकुलर कंट्रीज के रिलेशनशिप को यहाँ पे रीड करें, उसको स्टडी करें, so ऑलवेज उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम इंडिया जापान की डिप्लोमेटिक रिलेशन, एटलीस्ट मॉडर्न इंडिया और जापान की रिलेशन देखते हैं, तो कहाँ से इनिशिएट होती है और कहाँ तक अभी हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा कई बार हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी हो जाएगा। जैसे इसी वीक के अंदर में हमने इंडिया चाइना, पिछले वीक में हमने इंडिया चाइना करा था, तो हमने उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी देखा था। तो सिमिलरली इंडिया जापान का भी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है और इंडिया और जापान की हिस्ट्री कनेक्ट होती है विद बुद्धिज्म। तो जापान के अंदर में भी बुद्धिज्म जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट रिलीजन है एंड वी नो दिस कि इंडिया ही आपके बुद्धिज्म का ओरिजिन स्टेट था और यहीं के ही पर्टिकुलर जो आपके ऋषिज थे वो या बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, दे बेसिकली वेंट टू जापान, दे बेसिकली वेंट टू चाइना और वहां पे उन्हें बुद्धिज्म को स्प्रेड करा। ओके, सो इस तरीके से आपका बुद्धिज्म एज वेल एज संस्कृत ऑल्सो फेमस देयर। तो ये दो पर्टिकुलर आपके हिस्टोरिकल कनेक्शन हो जाएंगे। बट अगर अब हम बात करें मॉडर्न इंडिया मॉडर्न जापान की जो कॉलोनाइजेशन से निकल के आए थे, तो 1952 के अंदर में जाके हम दोनों ने ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करे थे। सो ऑल्दो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 47, बट जापान बिकॉज इट वाज वन ऑफ द पार्टी टू वर्ल्ड वॉर 2, तो उसके बीच में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। बट फाइनली 1952 के अंदर में इंडिया और जापान ने ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए। ओके, एंड विद टाइम हमारा वहां पे यूजुअली पूरा पॉजिटिव रिलेशन ही रहा है। 2000 के अंदर में वी डिक्लेयर्ड दैट इंडिया एंड जापान आर ग्लोबल पार्टनर्स ऑफ ईच अदर। 2006 में वी डिक्लेयर दैट वी आर स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनर। तो यहां पे हमारा जो पर्टिकुलर इंटेंसिटी है रिलेशन का वो इंक्रीज हो रहा है एंड करंट जो पर्टिकुलर हमारा रिलेशनशिप है उसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो वी कैन डिफाइन इट एज स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। तो 2014 के अंदर में वी मेड इट एज द स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। तो ये करंट आपका नेचर है इंडिया और जापान के रिलेशन का, इट इज स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड योर ग्लोबल पार्टनरशिप एंड दिस इज हाउ आवर पार्टनरशिप हैज इवॉल्व्ड। ओके, अपार्ट फ्रॉम इट जापान जो रहा है इट हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर इन इंडियाज डेवलपमेंट ऑल्सो। व्हाई सो? बिकॉज जस्ट लाइक यूएस और बाकी के कंट्रीज डेवलप कंट्रीज फंडिंग प्रोवाइड करती हैं, जापान का एक ऑफिशियल प्रोग्राम है जिसको बोला जाता है ओडीए। ओके, ओडीए बोला जाता है और ये पर्टिकुलर यहां पे गिवन है। ओडीए का मतलब होता है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो कहीं पे आपसे सवाल पूछा जाए कि ओडीए जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ये प्राइमरली किस पर्टिकुलर गवर्नमेंट से रिलेट करा जाता है, सो यू शुड नो दिस कि इट इज रिलेटेड टू जापान। ओके, और जो पर्टिकुलर इंडिया है, इंडिया का लार्जेस्ट ओडीए जो पर्टिकुलर डोनर है वो जापान है सिंस 1958। तो 1952 में हमारे ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुए और 1958 ऑनवर्ड्स अगर हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो आज तक हमें जो सबसे ज्यादा ओडीए मिला है वो जापान के ही मिला है। इंटरेस्टिंगली ऑन द साइड ऑफ जापान ऑल्सो, जापान ने सबसे ज्यादा असिस्टेंस किसको दी है तो उसका भी सबसे बड़ा ओडीए रिसिपिएंट आपका इंडिया ही रहा। अगर एक सिंगल कंट्री की बात करा जाए, कॉन्टिनेंट वाइज देखते हो तो अफ्रीका हो जाता है, बट अदरवाइज सिर्फ कंट्री वाइज देखोगे तो इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑल्सो। ओके, और यहाँ पे हमारा जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है दैट इज ऑल्सो बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ जापानीज हेल्प ओनली ऑल्सो। तो सिर्फ जापानीज यहाँ पे हमें फंडिंग का हेल्प नहीं करे, वो हमें टेक्नोलॉजिकल हेल्प भी यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, आपका जो दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट है वो भी जापान के ओडीए हेल्प से ही हमने करा था। तो दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो भी आपका उसमें जापानीज हेल्प हमने यूज करी थी एंड जापान हैज बीन अ वेरी गुड पार्टनर ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर वन इंसिडेंट। जब 1998 में हमने पोखरण सेकेंड कंडक्ट किया था
एंड वी नो दिस कि जापान इज द ओनली कंट्री विच हैज एवर फेस्ड अ न्यूक्लियर अटैक, तो दे आर टोटली एंटी न्यूक्लियर। और जब उनको बिना बताए, किसी को भी नहीं बताया था हमने, उनको बिना पता करे जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट करा, सो वी फॉर एटलीस्ट 2-3 years वी हैड अ वेरी बैड पैच ऑफ रिलेशनशिप विद जापान. Okay, but in future we again mended our relationship because Japan also realized that India is a very responsible power, and why India wants to become a nuclear power is because of the threats it faces from its neighboring countries, specifically your Pakistan and your China. ओके, एंड इसलिए जापान के साथ हमारे रिलेशंस बेटर हो गए. ओके, इसके अलावा अगर डिफेंस सिक्योरिटी में बात करी जाए तो इंडिया जापान के बीच में सिक्योरिटी कॉपरेशन का एक एग्रीमेंट है, डिफेंस एमओयूज हमने साइंस करे हैं, और रेसिप्रोकल सप्लाईज एग्रीमेंट है. रेसिप्रोकल सप्लाईज एग्रीमेंट ये होता है कि अगर कोई इंडियन आर्म फोर्सेस का पर्टिकुलर ग्रुप है या नेवल ग्रुप है या एयरफोर्स का ग्रुप है और वो लेट्स से जापान के उस पर्टिकुलर रीजन में है, जापान के फोर्सेस के लोग इंडियन रीजन में है, तो यहाँ पे इफ वी रिक्वायर एनी काइंड ऑफ सप्लाईज तो यहाँ पे हम एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करेंगे और ये सप्लाईज प्रोवाइड कर देंगे. ओके, इसके अलावा ये पर्टिकुलर पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है. तो एक बहुत फेमस एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज, जो इंडिया और जापान की होती है, बट इसके अलोंग विद इसमें यूएस और ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करते हैं. सो आई होप आप समझ गए होंगे मेरा सिग्नल का है. तो यू टेल मी कि मालाबार एक्सरसाइज जो है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर मालाबार एक्सरसाइज? ओके, अब यहां पे बिकॉज ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हो गई है, तो जापान और इंडियन नेवी एक मैरीटाइम एक्सरसाइज भी करते हैं, अपनी खुद की नेवल एक्सरसाइज करते हैं, जिसका नाम है जाइमेक्स या जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सपीडिशंस. ओके, तो यहां पे ये आपका नेवी का एक्सरसाइज हो जाएगा. फिर एक हमारी पर्टिकुलर आर्मीज के बीच की एक्सरसाइज है जिसका नाम है धर्म गार्जियन. ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पिछली क्लास में ही पूछा था कि धर्म गार्जियन जो है ये किसके बीच में है, क्योंकि सी गार्जियन करके हमने शील्ड करके हमने जो इंडोनेशिया की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है अलोंग विद यूएस वो पढ़ी थी. ओके, तो यहाँ पे धर्म गार्जियन इंडिया जापान की आर्मी एक्सरसाइज हो जाएगी. व्हाट अबाउट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड जापान? सो बायलैटरल ट्रेड इज अराउंड 22-23 बिलियन. अगेन डेटा मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करता हूं याद करने के लिए, तो यहां पर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बायलैटरल ट्रेड जो है वो 22 बिलियन का है, बट यहां पे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है. ओके, यानी इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करता है फ्रॉम जापान रेदर देन जापान इंपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया. तो $12 बिलियन करीब का हमारा पर्टिकुलर इंपोर्ट है जापान से, और हम अराउंड $7 या $8 या $10 का आप करीब मान लीजिए जो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमारा ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा. इंडिया बेसिकली एक्सपोर्ट क्या करता है, केमिकल्स, व्हीकल्स, सी फूड्स, और इंपोर्ट करता है मशीनरी, स्टील और रिएक्टर्स. और अगर एफडीआई की बात करी जाए तो जापान जो है वो 5th नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स. बट जब भी मैं एफडीआई की बात करता हूं मेरे को टॉप 3 से मतलब होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर मैं इंडिया के एफडीआई के सोर्स कंट्रीज पूछूं आपसे तो फर्स्ट 3 कौन से होंगे? चलिए फर्स्ट 3 मत बताइए, फर्स्ट और सेकंड रैंक बता दीजिए बस. अगर इतना पता है दैट्स मोर देन इनफ. वैसे तो वो फर्स्ट ही पूछेंगे, बट हम एज अ साइन ऑफ कॉशन आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी याद कर लेते हैं. तो आप मुझे बताइए इंडिया की एफडीआई सोर्स कंट्रीज में 1, 2, 3 पोजीशन किसकी है? ओके, आगे मूव करते हैं इसी के अंदर में. तो मल्टीलैटरल कॉपरेशन कहां पे? तो क्वाड हम दोनों इसके मेंबर हैं. इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया और एक और कंट्री के साथ मिलकर हमने करा है. एक CDRI है जो आपका कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका. एक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है, ये बेसिकली अगेन यूएस लेड इनिशिएटिव है SCRI, जो बेसिकली चाइना का एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने के लिए हमने बनाया है. व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस? तो सबसे बड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो तो ट्रेड इम्बैलेंस जो है इट्स अ बिग पर्टिकुलर चैलेंज बिटवीन अस. सेकंड इज इंप्लीमेंटेशन डिलेस, लाइक इट इज अगेन अ ड्रॉबैक ऑन पार्ट ऑफ इंडिया कि दे आर ट्राइंग टू हेल्प अस क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एट अ वेरी हाई स्पीड, एट लाइटनिंग स्पीड, बट इट इज इंडिया व्हिच इज लैगिंग बिहाइंड इन बेसिकली implementing such projects. Third is regional uncertainties is also a big issue. US का रोल, चाइना का राइज, all of these are big issues and challenges in this particular case. Okay? तो ये एक पर्टिकुलर क्रक्स हमने इंडिया जापान रिलेशंस का कर लिया है. नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सिस ऑफ अपहीवल डिफाइंग वेस्ट, जी विल होस्ट एलाइज एट वर्ल्ड वॉर सेकंड विक्ट्री परेड आफ्टर एससीओ समिट. ओके, तो September 3rd जो पर्टिकुलर डेट है, इट इज एन इंपॉर्टेंट डेट इन चाइनाज हिस्ट्री बिकॉज
many people not know this, but China was also involved in World War II. So it might not be a big party, but China was involved in this particular war because Japan was involved, and certain parts of China were actually in control of Japan, and Japan had committed a lot of atrocities on Chinese people. तो जब पर्टिकुलर चाइना यहाँ पे इंडिपेंडेंट हुआ या वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हुआ, तो उस पर्टिकुलर डे को, सितंबर 3 को, वो एक मिलिट्री परेड कंडक्ट करा रहा है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम कि इस मिलिट्री परेड के अंदर में इवन फॉरेन हेड ऑफ स्टेट जो है वो भी यहाँ पे इकट्ठा होंगे. ओके, एंड मेजरली यहाँ पे जो पर्टिकुलर चाइना के साथ में पार्टनर करने वाले हैं, इस परेड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनको वेस्टर्न जो पर्टिकुलर कमेंटेटर्स हैं, यूएस के जो पर्टिकुलर जर्नलिस्ट हैं, दे आर कॉलिंग इट एज एक्सेस ऑफ अपहीवल. ओके, तो यहाँ पे बिकॉज ये मैंने टर्म देखा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई ऑल्सो सर्च अबाउट इट कि ये बेसिकली है क्या, बिकॉज इससे पहले मैंने भी कभी नहीं सुना था. सो इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम इस पर्टिकुलर टर्म को अभी इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं. इसलिए भी मैं कई बार इंडियन एक्सप्रेस को भी अच्छे से फॉलो करता हूं, सो दैट हिंदू में अगर मिस हो जाए तो यहां पे ये सब फैक्टर्स हमें पढ़ने को मिल जाते हैं. ओके, अब एक्सेस ऑफ अपहीवल क्या है? सो इट इज बेसिकली एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग ऑफ हेवीली सैंक्शन स्टेट्स अलाइनिंग विद चाइना टू रेजिस्ट वेस्टर्न डोमिनेंस. ओके, तो यहां पे एक्सेस ऑफ अपहीवल यूएस के कमेंटेटर्स ने नाम दिया है एक ऐसे पर्टिकुलर ग्रुपिंग का जिसमें मेजर पावर तो चाइना है, और चाइना के साथ अलाइन करने वाले वो पावर्स हैं जो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस को यहां पे बेसिकली इंपोज कर रखा है और उनको वो झेल रहे हैं. ओके, तो यहां पे अगर मुझे कोर मेंबर्स बताने हो एक्सेस ऑफ अपहीवल के, सो इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी चाइना जो लीडर बना हुआ है. इसके अलावा कौन कौन से कंट्री हैं जो वेस्ट प्रताड़ित हैं या से टारगेट करे हुए हैं? सो वी हैव रशिया, वी हैव नॉर्थ कोरिया, वी हैव ईरान, वी हैव म्यांमार. तो ये 5 कंट्री जो हैं इनको हम एक्सेस ऑफ अपहीवल कह सकते हैं. अब यहां पे समझने की बात यह है, एक्सेस ऑफ अपहीवल तो इतना ही है, ऑल्दो ये जो पर्टिकुलर आपका परेड भी किया जा रहा है, इट इज ऑल्सो टू कमेमोरेट द विनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इसके अंदर में सिर्फ यही कंट्रीज नहीं और भी कंट्रीज परेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर परेड इज गोइंग टू टेक प्लेस जस्ट आफ्टर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीट. तो इस बार का जो एससीओ मीट है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस. उसके जस्ट बाद तियानजिन आपके चाइना के अंदर में ये पर्टिकुलर परेड भी करी जाएगी. दिस गोइंग टू बी द 80th एनिवर्सरी ऑफ एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. तो इसके अंदर में अराउंड 14-15 कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग, बट व्हाट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन इज व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सेस ऑफ अपहीवल, और इसके अंदर में कौन कौन से कोर मेंबर्स हैं. नेक्स्ट पे आते हैं समुद्रयान, इंडियन एक्वानॉट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द डीप. तो ये समुद्रयान का टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, सो इट इज फॉर दोस्त जिन्होंने ये पर्टिकुलर नहीं पढ़ा हो. तो इंडिया जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन भी कर रहा है, बट मेनी अ टाइम्स इट इज स्टेटेड कि जो मैनकाइंड है, जो ह्यूमन काइंड है, इट नोज मोर अबाउट द यूनिवर्स, इट नोज मोर अबाउट द स्पेस रेदर देन नोइंग व्हाट इज बीनीथ आवर सरफेस. तो हमारे अर्थ के कोर में क्या है, हमारे पर्टिकुलर ओशंस में क्या, कोर में भी नहीं जाते हैं सरफेस में, आपके ओशंस में क्या क्या पर्टिकुलर चीजें हैं, उसकी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग कम है एज कंपेयर टू व्हाट वी नो अबाउट द यूनिवर्स. ओके, एंड इसलिए धीरे धीरे ये रिलेशन भी है कि हमें ओशंस को भी एक्सप्लोर करना है. सो इंडिया जो है, बिकॉज इट ऑल्सो वांट्स टू बी अ सुपर पावर, अ टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर, अ साइंस पावर, तो ये भी अब अपना एक डीप ओशन मिशन लॉन्च कर चुका है. और इस पर्टिकुलर डीप ओशन मिशन के अंदर में हमने एक मिशन लॉन्च करा जिसका नाम है समुद्रयान मिशन. तो जो समुद्रयान मिशन है वो डीप ओशन मिशन का ही पार्ट है. ओके, और कहीं ना कहीं जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं डीप ओशन मिशन के, उनको अचीव करने के लिए समुद्रयान मिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ओके, तो समुद्रयान मिशन से पहले एक बार डीप ओशन मिशन जो 21 का ही लॉन्च मिशन है, उसको एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं. तो इसके अंदर में हम क्या करना चाहते हैं, डोम के अंदर में डीप ओशन मिशन में वी वांट टू डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग, रोबोटिक्स एंड क्रूड सबमर्सिबल. तो कहीं ना कहीं समुद्रयान जो है हमारा यही पर्पस सॉल्व करता है. सेकेंड पर्पस भी हमारा समुद्रयान ही सॉल्व करेगा, एक्सप्लोर एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ऑफ डीप सी. तो ये भी हम कभी भी अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हैं या यूज भी करना चाहते हैं रिसोर्सेज को, हम वहां पे हमारा कंजर्वेशन का प्रिंसिपल भी हमेशा वहां पे पुट अप करते हैं. और थर्ड इज टू कंडक्ट मिनरल सर्वेस एंड एक्सप्लोर एनर्जी, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. तो कहीं ना कहीं ये जो समुद्रयान मिशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे डीप ओशन मिशन का, बिकॉज इन सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे पास में एक ऐसा सबमर्सिबल
वेसल होना चाहिए जो हमें डीप ओशन मिशन को कंडक्ट करने में हेल्प करे। इसको कोऑर्डिनेट करने वाली एजेंसी का नाम क्या है? इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है। तो NIOT जो है ये DOM को यहाँ हमें अचीव करने में हेल्प करेगा। और ये न्यूज हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हमारे 2 एक्वानॉट्स, जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ऐसे पानी में जाने वाले एक्वानॉट्स हो गए, हमारे 2 एक्वानॉट जो हैं उन्होंने सक्सेसफुली 5000 मीटर की डेप्थ तक जाकर अपना ये पर्टिकुलर एक सक्सेसफुल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है। ओके, अब यहां पे जो समुद्रयान मिशन है उसके अंदर में जो सबमर्सिबल बनाया जा रहा है या उसको टेस्ट किया जा रहा है उसका नाम क्या है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो पर्टिकुलर समुद्रयान है, जो पर्टिकुलर उसका सबसे फर्स्ट समुद्रयान बनाया जा रहा है उसका नाम है मत्स्य 6000 सबमर्सिबल या मत्स्य 6000। तो जो फर्स्ट पर्टिकुलर व्हीकल है जिसके अंदर में 3 एक्वानॉट्स को कैरी किया जाएगा अप टू दी डेप्थ ऑफ 6000 मीटर्स, यानी कि एक पर्टिकुलर जो ये आपका जो मत्स्य 6000 सबमर्सिबल होगा, इट वुड बी केपेबल ऑफ टेकिंग 3 एक्वानॉट्स टू द डेप्थ ऑफ 6000 मीटर या 6 किलोमीटर डेप्थ तक ये जा पाएगा। अभी जो पर्टिकुलर हमने टेस्ट करा उसमें 5000 प्लस 2 पर्टिकुलर एक्वानॉट्स जाके आ चुके हैं। इसका मिशन इंड्योरेंस होगा 12 आवर्स, मतलब कि ये डीप ओशन वाटर के अंदर में अप टू 12 आवर्स इजीली सर्वाइव कर पाएगा और इमरजेंसी सर्वाइवल 96 आवर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? डीप ओशन मिशन का, समुद्रयान का या मत्स्य 6000 का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहला जो लाइन है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो इतने किलोमीटर्स लॉन्ग है, पुशिंग फॉर अ ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। तो हम ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी बेसिकली हम ओशन बेस्ड इकोनॉमी को भी डेवलप करना चाहते हैं और उसमें इंडिया की जो इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। तो ये मैंने ब्लैंक आपके लिए छोड़ा है बिकॉज यू हैव टू टेल मी कि जो करंट आपकी इंडियन कोस्ट लाइन है उसकी पर्टिकुलर साइज क्या है। बिकॉज रिसेंटली आपका एक सर्वे करे गए थे आपके टेक्नोलॉजी का यूज करके, हमारी कोस्ट लाइन जो है उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। सो यू टेल मी कि इंडिया की जो मेन लैंड है उसकी कोस्ट लाइन कितने किलोमीटर्स की है? ओके, इसके अलावा और क्या सिग्निफिकेंस है कि जो डीप सी है, वी नो दिस कि डीप सी के अंदर में वी माइट फाइंड अ लॉट ऑफ मिनरल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर इंडिया। फ्यूल कैन बी, वी कैन फाइंड फ्यूल आल्सो, एंड बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, उसके कुछ आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए भी ये क्रूशियल स्पेस प्रोवाइड करता है। समुद्रयान के पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अगर ये पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा, सो इंडिया इज गोइंग टू बी द सिक्स्थ कंट्री इंडिया इज गोइंग टू बी द सिक्स्थ कंट्री टू हैव सच अ deep ocean submersible. So after US, Russia, China, Japan, France, India is going to be the 6th country to have a deep ocean mission और जिसके अंदर में उनके पास ये सबमर्सिबल होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चंस इन जस्टिस नागराथन डाइसेंट रिमेन्स एज 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस टू बी स्वॉर्न इन टुडे। तो आपके 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस को आज यहाँ पे ओथ टेकिंग सेरेमनी करी जाएगी, मतलब वी आर गोइंग टू अपॉइंट 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स टू बी द नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज। हाउएवर, इस पर्टिकुलर जो प्रमोशन किया गया 2 जजेस में, उसमें एक पर्टिकुलर जज है पंचोली करके, हिज नेम इज पंचोली, विपुल मानू भाई पंचोली। इनका जो पर्टिकुलर यहाँ पे प्रमोशन था, दिस हैज बीन क्वेश्चन बाय जस्टिस नागरथन और उन्होंने यहां पे अपना डाइसेंट नोट दिया है और उसके अंदर में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे हैं कि जो पर्टिकुलर जस्टिस पंचोली है, इनके अगेंस्ट में, इनका जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है वो टोटली क्लीन नहीं है। इनके अगेंस्ट में पहले इनको कई बार रेप्रीमेंड किया जा चुका है और इनके पर्टिकुलर नॉट जजमेंट्स बट इनके पर्टिकुलर कंडक्ट को कई बार आपके हाई कोर्ट के जजेस ने, हाई कोर्ट के लॉयर्स ने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट्स में इनके साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने यहां पे पॉइंट आउट करा है। सो अगर ये सब इश्यूज हैं तो उसके बाद भी इनको आप कैसे अपॉइंट कर सकते हो या प्रमोट कर सकते हो टू द पोजीशन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये जो पर्टिकुलर डाइसेंट है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या होती है, ये सब समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो है वो अपॉइंट कैसे होते हैं। तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा बिकॉज जो पर्टिकुलर सिस्टम है, जिसे हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, उसको हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसकी हम स्टोरी से समझ लेते हैं। तो
इफ यू नो, ओरिजिनली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए और हाई कोर्ट के जजेस के लिए प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी, हाई कोर्ट के जजेस भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो इस तरीके से आपका प्रोसीजर गिवन है। बट धीरे धीरे ये क्वेश्चन आया कि जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हो, इस कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है। तो ओरिजिनली यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड डाउन किया था कि कंसल्टेशन आपको करना जरूरी, कंसल्टेशन इज अ रिक्वायर्ड प्रोसेस, बट ये आपके ऊपर पे बाइंडिंग नहीं है। तो इफेक्टिव तो होनी चाहिए बट बाइंडिंग नहीं है। हाउएवर ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है इसको बाद में क्वेश्चन करा गया और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को ओवररूल कर दिया इन अ वे। कैसे करा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पर्टिकुलर कंसल्टेशन है विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इट इज नीड्स टू बी, दिस कंसल्टेशन नीड्स टू बी इफेक्टिव एज वेल इट शुड बी कॉन्करेंट, व्हिच बेसिकली मींस कि आपको जो पर्टिकुलर एडवाइस दी जा रही है बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट को फॉलो करनी पड़ेगी। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किसी जज को रिकमेंड करा है तो यहां पे गवर्नमेंट को उसको प्रमोट करना पड़ेगा। अब यहां पे अब जैसे अभी हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का चल रहा है, ऐसे ही कॉलेजियम सिस्टम के केस में भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इन्वॉल्व हुआ था। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि कंसल्टेशन के अंदर में कॉन्करेंस होनी चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, इसके लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस करा और गवर्नमेंट ने क्वेश्चन पूछा कि भाई ये कॉन्करेंस का मतलब क्या है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करते हुए यहां पे बोला कि जो आपका प्रेसिडेंट है वो कंसल्टेशन सिर्फ सीजीआई से नहीं करेगा, वो एक पूरे कॉलेजियम ऑफ जजेस से करेगा। और उस कॉलेजियम में कौन होंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में तो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस, और हाई कोर्ट के कॉलेजियम में होगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस प्लस 3 मोर जजेस, 3 नॉट 2 मोर जजेस, मतलब टोटल 3 लोग होंगे। 5 होंगे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में और 3 होंगे आपके हाई कोर्ट के कॉलेजियम में। सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज डन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन अ जजमेंट, इन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जजमेंट ऑफ 1998। और यहां से आपका कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट है जो डेवलप हो जाता है, व्हिच मींस कि अब टेक्निकली ये हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनको कॉलेजियम सिस्टम ही रिकमेंड करता है। ओके, तो यहां पर भी जो पर्टिकुलर जजेस का अपॉइंटमेंट किया गया है दैट हैज बीन डन बाय द कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम सिर्फ अपॉइंटमेंट ही नहीं करता है, जो हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर होते हैं, लेट्स से कि एक हाई कोर्ट के जज को राजस्थान हाई कोर्ट से पिक करके मैं वेस्ट बंगाल या कोलकाता हाई कोर्ट में पुट कर रहा हूं, कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज को मैं लेट्स से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में पुट कर रहा हूं, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट को जज को मैं यहाँ पे पंजाब हाई कोर्ट में प्लेस कर रहा हूं। तो ये सब जो पर्टिकुलर ट्रांसफर्स होते हैं ऑल ऑफ दिस इज डन बाय द कॉलेजियम सिस्टम ओनली। ओके, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस और आपके हाई कोर्ट के अंदर में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस वहां पे हेल्ड करे जाते हैं। ओके, और यहां पे इंसिडेंट क्या हुआ है कि जो पर्टिकुलर कॉलेजियम है इनमें से वन ऑफ द मेंबर्स आउट ऑफ सीजीआई प्लस 4 जजेस में एक पर्टिकुलर जज है बीवी नागरत्न, और इन्होंने यहां पे डाइसेंट शो करा है फॉर एलिवेशन ऑफ जस्टिस विपुल मानूभाई पंचोली। ओके, और यहां पे ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर जो डाइसेंट है इसका इस पर्टिकुलर डाइसेंट का यहां पे इंप्लीकेशन क्या होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बिकॉज कॉलेजियम सिस्टम जो है ये बहुत ओपेक रहा है, तो दिस हैज बीन वन ऑफ द क्रिटिसिज्म कि जजेस ने किस तरीके से डिसाइड करा है ये हमें कभी आंसर नहीं मिलता है। अब यहां पे ये तो डिस्क्लोज हो गया कि नागरत्न ने यहां पर डाइसेंट दिया था, बट बाकी जजेस ने उस डाइसेंटिंग ओपिनियन का क्या आंसर दिया है या उसको क्यों इग्नोर करा गया, और बाकी जजेस ने उसके बाद भी उस पर्टिकुलर जज को कैसे एलिवेट कर दिया, ये क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाते हैं। तो यहां पे हमें ये समझना पड़ेगा कि इनकी ओपिनियन मैटर तो कर रही है सारे जजेस की, बट उस ओपिनियन से वो दैट ओपिनियन या डाइसेंटिंग ओपिनियन इज नॉट इनफ टू नॉट अपॉइंट अ पर्टिकुलर जज। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि वेदर जजेस ओपिनियन इन अ कॉलेजियम मैटर्स और डज नॉट मैटर आल्सो। ओके, फॉर एग्जांपल जब ट्रांसफर डिसीजन कर लिए जाते हैं तो सीनियर जजेस का ओपिनियन लिया जाता है जो फेमिलियर है उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट से या उस पर्टिकुलर जज से।
यूजुअली इट इज टेकन, बट उसका पर्टिकुलर इफेक्ट क्या होगा कि चीफ जस्टिस सिर्फ कंसल्ट करके उसको इग्नोर कर सकता है या वो उसको फॉलो करेगा, दैट इज अ क्वेश्चन विच इज नॉट आंसर्ड एनीवेयर। ओके, डाइसेंट जो है इट एक्ट्स एज अ चेक, जैसे नागरत्न ने यहां पर अगर डाइसेंट दिया है तो ये एज अ चेक वर्क कर रहा है कि नाउ वी कैन एक्चुअली क्वेश्चन द सुप्रीम कोर्ट कि व्हाई जस्टिस पंचोली वाज बेसिकली प्रमोटेड इवन दो वन ऑफ द जज, या अदरवाइज देयर वाज नो टोटल कंसेंसस ओवर हिज अपॉइंटमेंट। और ये छोटी बात नहीं, इट्स बेसिकली अ अपॉइंटमेंट और इट्स बेसिकली अ प्रमोशन टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज व्हिच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। तो यहाँ पे एक डाइसेंट इज इट नॉट इनफ टू बेसिकली नॉट कंसिडर अ पर्टिकुलर पर्सन, इंश्योरिंग द डिसीजंस आर डिबेटेड एंड नॉट merely यूनानिमस एंडोर्समेंट। तो ये बेसिकली डाइसेंट का इंपॉर्टेंस यहां शो करता है कि ऐसा चेक वो करता है कि अगर डाइसेंट बहुत स्ट्रांग हो तो यहां पे जो पर्टिकुलर प्रमोशन है उसको क्वेश्चन किया जा सकता है, या फिर मे बी पॉसिबली वो जो कॉलेजियम है बहुत सारे जजेस को इसलिए कंसिडरेशन में ही नहीं रखता है। ओके, अब इसके अलावा एक और मैं आपको कंसेप्ट यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं विच इज मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। ओके, तो इफ यू रिमेंबर कॉलेजियम सिस्टम की स्टोरी तो 98 में एंड हो गई थी, और यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई थी कि जजेस के या आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनको बेसिकली अब या टेक्निकली कौन अपॉइंट कर रहा है, इट इज बीइंग अपॉइंटेड, दे आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द कॉलेजियम ओनली, बिकॉज कॉलेजियम ने जो बोला है उससे कंकर करना है प्रेसिडेंट को, यानी प्रेसिडेंट के पास में ऑप्शन नहीं। तो इस पर्टिकुलर चीज को चेंज करने के लिए आपका जो पार्लियामेंट है वो एक लॉ लेकर आया था, एक कमीशन बनाया था उसने, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजीएसी, जिसके अंदर में जुडिशरी के मेंबर्स भी होंगे और गवर्नमेंट के मेंबर्स भी होंगे, और बेसिकली दे वुड डिसाइड कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट जज। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर एनजीएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि दिस बेसिकली डिफीट्स द पर्पस और द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसलिए इस टाइप की बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हाउएवर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी अंडरस्टैंड कि यहां पे जो पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट है, जो पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट है उसको गवर्नमेंट का कंसल्टेशन भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी जो से है वो इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए दे बेसिकली सेड कि वी नीड टू डिवाइस अ मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर विच इज बेसिकली कि जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है और जो गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में किस तरीके से आपका कंसल्टेशन होना चाहिए, प्रोसीजर क्या होना चाहिए जिससे हम इसका पर्टिकुलर जो अपॉइंटमेंट है वो कर सके। ओके, तो यहां पे एमओपी है, ये बेसिकली जुडिशियल अपॉइंटमेंट को गवर्न करता है, और इसके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्राइटेरिया क्या होगा, वो बेसिकली सब पार्ट होता है एमओपी का। सेकंड है ट्रांसफर गाइडलाइंस जो होंगी हाई कोर्ट जजेस के लिए, वो इसके अंदर में होंगी, और थर्ड इज की कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट विद जजेस फैमिलियर विद द कंसर्न हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट से जो कभी फैमिलियर हैं उनसे बेसिकली कंसल्टेशन होगी। ओके, तो ये सब आर सपोज टू पार्ट ऑफ द एमओपी, बट यहां पे इशू ये है कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होना चाहिए था, जो आपका 2015-16 में बन जाना चाहिए था, वो अभी तक भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में यहां पे कभी भी कंसेंसस नहीं बन पाता है कि यहां पे अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाए, और बहुत बार बहुत पर्टिकुलर केस के अंदर में ऐसा भी हो जाता है कि कोई गवर्नमेंट जो है वो आर्बिट्रेशन ले ले, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है जस्टिस पंचोली का केस है इसमें आगे रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करते हैं। ओके, तो ये कुछ इश्यूज होते हैं आपके कॉलेजियम सिस्टम के अंदर में, बट स्टिल डाइसेंट जो है वो एज अ चेक जो है वो तो एक्ट करता ही है, बट अगेन डाइसेंट जो होता है इट्स नॉट लाइक अ वीटो पावर, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये एक परसुएसिव वैल्यू देता है। नेक्स्ट पे आते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिकवर्स टू 4 मंथ हाई ऑफ 3.5% ऑन ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ। तो हमारा जो मंथली एक डेटा आता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, जो बेसिकली हमारी कोर इंडस्ट्रीज है, मेजरली कोर इंडस्ट्रीज, बट नॉट जस्ट कोर, बट आपकी जो कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं उनको भी ये टैकल करता है। और ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसमें वी हैव अ गुड न्यूज कि हमारा जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ये पिछले 4 महीने से आपका डाउनफॉल पे था एंड अब वापस से रिकवर हुआ है। तो जुलाई मंथ का जो हमारे पास में डेटा आया है इट इज नाउ रिकवर्ड। तो आप अगर अप्रैल देखते हो तो अप्रैल में हमारा रिडक्शन हो रहा था, 3 महीने से हम रिड्यूस कर रहे थे और अब वापस से हमने जंप करा है, विच मींस इट्स अ साइन ऑफ इंडस्ट्रियल रिकवरी।
हाउएवर वी डू नॉट हैव टू बी मच हैप्पी नाउ बिकॉज वी नो दिस कि आपका अगस्त मंथ जो है इट इज गोइंग टू बी बेसिकली अ ब्लड बाथ इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बिकॉज यहाँ पे अब जो टैरिफ्स हैं वो 1 अगस्त से इंप्लीमेंट होना, 1 सितंबर से इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गए हैं एंड पॉसिबली अगस्त सितंबर से वापस से हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो वापस से शायद डाउन हो जाएगा. सो इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर इंडियन इंडस्ट्री. हाउएवर IIP फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इट इज गुड फॉर अस बिकॉज यहाँ पे वी हैव अगेन रिकवर्ड आवर ग्रोथ. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इंडेक्स? IIP इंडेक्स होता क्या है? तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म चेंजेस, मंथली चेंजेस मिल रहे हैं हमें इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स. तो जो मेन इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसका हमें जो चेंजेस है शॉर्ट टर्म वो हमें यहाँ पे पता पड़ता है. ओके, कंपाइल कौन करता है? सो इट इज बेसिकली कंपाइल्ड बाय NSO. तो CSO करता था, अब CSO पहले आपका सीधे मिनिस्ट्री में आता था, अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर में मेन बॉडी तो हो चुकी है NSO और NSO का डिपार्टमेंट हो चुका है CSO. ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स उसके अंदर में NSO, उसके अंदर में CSO है जो आपका IIP को करता है. ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बेस ईयर क्या है इस IIP का? तो इसका बेस ईयर अभी चेंज नहीं हुआ, इट इज 2011-12 और ये इसका एक क्रिटिसिज्म भी रहता है कि इसका बेस ईयर फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है. व्हाई इट नीड्स टू बी चेंज फ्रीक्वेंटली? बिकॉज यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म चेंजेस देख रहे हैं, वॉल्यूम चेंजेस हम मंथली देख रहे हैं. तो अगर हमें वो चाहिए तो हमारा बेस ईयर शुड बी वेराइड और शुड बी चेंज फ्रीक्वेंटली. तो जल्दी से जैसे GDP का चेंज किया हमने, इसका भी चेंज करना चाहिए. तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि आप का जो नया बेस ईयर है GDP का वो क्या है, वो आप मुझे बताइए. ओके, फ्रीक्वेंसी रिलीज एवरी मंथ होता है. कवरेज मेनली 3, अगर मैं इसको सब सेक्टर्स में डिवाइड करूं तो एक हो जाएगा आपका माइनिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स. ओके, और इन तीनों सेक्टर्स के अंदर में हमने बहुत सारे पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को हमने डिवाइड कर रखा है जिनको हम मेजर करते हैं. बट सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया हुआ है वो मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर है उसको दिया हुआ है. यानी IIP की जो वैल्यू है उसका 77% वैल्यूएशन कहां से आता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है. 14% कहां से आता है? माइनिंग से आता है. और सिर्फ 8% इलेक्ट्रिसिटी आता है. तो टोटल ऑफ 100% यहां हो जाता है. तो मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट, सेकंड माइनिंग और थर्ड इलेक्ट्रिसिटी. तो IIP का क्वेश्चन आएगा तो ये भी पूछ सकते हैं कि विच पर्टिकुलर सेक्टर हैज द हाईएस्ट वेटेज? सो हाईएस्ट वेटेज है मैन्युफैक्चरिंग का. नेक्स्ट पे आते हैं व्हाई यूएस इज एंडिंग ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ लो वैल्यू गुड्स. ओके, तो यहाँ पे ये यूएस का एक पर्टिकुलर लोकल इशू है बट इसमें हम WTO का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेंगे. तो यूएस ने क्या करा है कि जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं या चीपर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें पर पर्सन को कुछ ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया हुआ था. आप ऐसे समझिए कि अगर कोई एक पर्सन एक दिन में $800 तक का कोई गुड्स मंगा रहा है, लाइक से चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर पे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी. फॉर एग्जांपल कि मैंने ई-कॉमर्स की वेबसाइट के थ्रू इंटरनेशनली कुछ मंगाया और जो पर्टिकुलर मैंने आइटम्स मंगाए पर डे के उनकी वैल्यू $800 पर पर्सन पर डे से कम है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूएस के अंदर में मेरे ऊपर पे 0 इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, जिसको हम बोलते हैं डी मिनिमिस रूल. डी मिनिमिस रूल इज बेसिकली कि कौन से पर्टिकुलर कॉस्ट के नीचे कोई भी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके ऊपर पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगा. तो यहां पे जो पर्टिकुलर ड्यूटी फ्री एग्जेम्पशन दिया हुआ था लो कॉस्ट गुड्स के लिए, ये पर्टिकुलर ड्यूटी फ्री एग्जेम्पशंस को अब रिमूव कर दिया गया है. तो आप ऐसे समझिए कि कोई पर्टिकुलर कंपनी ले लेते हैं, लेट्स से एप्पल है और एप्पल लेट्स से आपको ऑनलाइन फोन आईफोन इंडिया में नहीं मिलता है और एप्पल आईफोन का ऑर्डर डायरेक्टली आपको अलाउ करता है चाइना से. तो लेट्स से इंडिया ने अगर डी मिनिमिस रूल बना रखा है कि डी मिनिमिस रूल है 50,000 का, विच मींस अगर आप 49,999 का कोई फोन ऑर्डर करते हो चाइना से इंडिया में और डी मिनिमिस रूल अगर 50,000 का है तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में इंडिया कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा. तो आई होप आपको डी मिनिमिस रूल समझ में आ गया हो. अब क्या करा गया, जो $800 की लिमिट थी इसको रिमूव कर दिया गया. यानी कि अगर आप $1 का आइटम भी इंपोर्ट करोगे तो उसके लिए भी आपको पर्टिकुलर ड्यूटी देनी पड़ेगी. ओके, तो ये एक पर्टिकुलर प्रोविजन होता है जो WTO से रिलेट तो करता है बट WTO के रूल्स के अंडर नहीं आता है. यहां पे तो आप एक्चुअल में ओपन ट्रेडिंग कर रहे हो, ओपन कर रहे हो मिनिमम रूल के बाद में. ओके, अब यहां पे WTO के 2 कोर प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए. एक तो है मोस्ट फेवर्ड नेशन और एक है
नेशनल ट्रीटमेंट। ये दो ही वो प्रिंसिपल है जिस पे WTO वर्क करता है। पहला है MFN। MFN का मतलब है कि जितने भी WTO मेंबर है वो सारे ही मोस्ट फेवर्ड नेशन है। मतलब कि अगर WTO का कोई मेंबर लाइक इंडिया, अगर वो कोई अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बना रहा है तो इट हैज टू बी सेम फॉर ऑल द WTO मेंबर्स। यस, इसके कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, इसके अंदर में कुछ कंडीशन के बेसिस पे आप किसी पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, जैसे पाकिस्तान को हम MFN स्टेटस ना दें। ओके, तो ये पॉसिबल होता है प्रोवाइडेड कि हम कुछ कंडीशंस को फुलफिल करें। बट MFN प्रिंसिपल क्या है WTO का कि ऑल कंट्रीज और ऑल मेंबर्स ऑफ WTO आर वन एंड द सेम, तो सबको सेम ट्रीटमेंट देना है। दूसरा इसका कोर प्रिंसिपल है नेशनल ट्रीटमेंट का। एंड व्हाट इज दिस नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल? कि वंस अ फॉरेन गुड एंटर्स योर टेरिटरी, एक बार वो अगर आपकी टेरिटरी में एंटर हो चुके हैं, कस्टम टेरिटरी में, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में आपका जो प्रोडक्ट है उसको सिमिलर ट्रीटमेंट दिया जाएगा लाइक अ पर्टिकुलर इंपोर्टेड प्रोडक्ट। तो जैसे एक इंडियन प्रोडक्ट है वैसे ही इंपोर्टेड प्रोडक्ट को ट्रीट करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए चाइना से आपने OnePlus का एक फोन मंगाया है, तो या OnePlus का फोन इंडिया में वो बेचना है, आपने एक बार इंपोर्ट ड्यूटी लगा ली, इसके बाद गवर्नमेंट कोई ड्यूटी नहीं लगा सकती, कोई कंडीशन नहीं लगा सकती है कि एग्जांपल के लिए जो OnePlus है वो Tier 2 सिटी में स्टोर्स ओपन नहीं करेगा। तो अगर इंडियन गुड्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इंडियन फोन्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उस गुड्स पे भी नहीं होगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट। इंपोर्टेड गुड्स एंड लोकल गुड्स शुड बी ट्रीटेड सेम इनसाइड द टेरिटरी। ओके, इसके बाद एक पर्टिकुलर टर्म है बाउंड टैरिफ्स। ये WTO के अंदर में आता है। WTO मेंबर्स सेट मैक्सिमम टैरिफ सीलिंग्स, बाउंड रेट्स इन नेगोशिएशंस, दे कैन नॉट आर्बिट्ररी एक्सीड दीस पर्टिकुलर लेवल्स। तो WTO मेंबर्स जो हैं उन्होंने एक बाउंड टैरिफ डिसाइड करा व्हिच इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम टैरिफ सीलिंग्स, की मैक्सिमम टैरिफ कितना लगाया जा सकता है बाय अ कंट्री, तो उसको बाउंड रेट्स बोला जाता है या बाउंड टैरिफ्स बोला जाता है। तो एक और नई टर्मिनोलॉजी जो शायद कभी डिस्कस नहीं करी होगी आपके साथ मैंने, तो ये भी यहां डिस्कस करी जा रही है। बाउंड टैरिफ्स क्या होते हैं? ये मैक्सिमम टैरिफ सीलिंग्स होती है जो आर्बिट्रली जो कंट्रीज होती हैं वो चेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है डी मिनिमिस लेवल, ये डोमेस्टिक पर्टिकुलर आपकी पॉलिसी होती है जो बेसिकली कंट्री टू कंट्री अलग अलग हो सकती है। अगेन इसको हटाने पे, इसको लगाने पे कोई भी WTO का रूल, कोई भी इंटरनेशनल लॉ ब्रीच नहीं होता। इट इज टोटली अ डोमेस्टिक डिसीजन। ओके, तो यहां पे ये हो गया रिगार्डिंग योर WTO प्रिंसिपल। लाइक आई सेड कि यहां पे ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल हमने दे रखा है, बट एट द सेम टाइम WTO का एक पर्टिकुलर रोल ये भी है कि हम यहां पे डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज को मोर एंड मोर ट्रेड फ्रेंडली करें, उनको जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका बेनिफिट पहुंचाएं, सो दैट डेवलपमेंट जो उनको भी रीच हो सके। ओके, इसलिए कुछ डेवलप कंट्रीज यहां पे डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप कंट्रीज को कुछ कंसेशन देती है, जैसे कि एक है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, विच इज बेसिकली कि डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप कंट्रीज से जो पर्टिकुलर आइटम्स आएंगे, इंपोर्ट करे जाएंगे, उन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी होगी वो डिफरेंट होगी और वो कम होगी। तो यहाँ पे टैरिफ में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी आपको। हो सकता है आपको लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड दिया जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक लीस्ट डेवलप कंट्रीज हो तो यूएस से इंपोर्ट कर रहे हो, तो यूएस ने क्या डिसाइड करा कि अगर मैं लेट्स से नाइजीरिया से इंपोर्ट करूंगा कोई चीज तो मैं कोई ड्यूटी लगाऊंगा, बट नाइजीरिया अगर मेरे पे लगाता है तो भी कोई इश्यू नहीं है। ये चीज अलाउ करी जा सकती है अंडर दी WTO रूल्स। एंड एट द सेम टाइम प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस, कि अगर लेट्स से कि दो प्रोडक्ट हैं जो एक डेवलप कंट्री से आ सकते हैं, एक डेवलपिंग कंट्री से आ सकता है, तो मैं यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री से जो सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी पे है, उसको यहाँ पे प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस दूंगा। ओके, तो ये कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, और अब यूएस ने इसको एंड कर दिया, डी मिनिमिस रूल को एंड कर दिया है। नेक्स्ट पे आता है इंपॉर्टेंट पे एक, मुंबई एंड वाइजैक अमंग सेफेस्ट कंट्री फॉर वुमेन एज पर आ न्यू पर्टिकुलर रिपोर्ट। तो हमारी एक रिपोर्ट आई है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। नारी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर 2025 रिपोर्ट, और इस बार का नाम है वुमेन सेफ्टी इन इंडियन सिटीज। तो इस बार का जो पर्टिकुलर रिपोर्ट आया है, इसमें सिटीज के अंदर में वुमेन की सेफ्टी को लेके क्या परसेप्शन है, क्या एक्चुअल सिक्योरिटी लेवल है, उसको लेके ये पर्टिकुलर सर्वे करा गया है। कौन कराता है इसको? तो जो हमारी एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, उसने ये पर्टिकुलर रिपोर्ट को पब्लिश करा है। एंड इसके अंदर में वी डू नॉट हैव रियली गुड फाइंडिंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर ओवरऑल नेशनल सेफ्टी स्कोर देखा जाए कि अगर नेशन को हमें 100 में से स्कोर देना है, तो इंडिया का स्कोर आया है 65%। तो इंडिया के अंदर में सिर्फ 65% ही एरियाज ऐसे हैं, या जो भी इनका क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से विमेन का जो परसेप्शन है सेफ्टी को लेके, दे डू नॉट फील लाइक कि दे आर सेफ
सेफ इन इंडिया, और सिर्फ 65% ही वो हमारा सेफ्टी स्कोर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे कुछ रैंकिंग्स आई हैं, तो टॉप रैंक सेफेस्ट सिटीज कौन सी हैं, तो ये 1 2 3 4 रैंकिंग्स हैं आपकी। तो सबसे सेफ जो सिटीज आई हैं वो आई है मुंबई और विशाखापट्टनम और वाइजैक। वाइजैक इज द अदर नेम फॉर विशाखापट्टनम ओनली। तो ये मुंबई, विशाखापट्टनम, कोहिमा, भुवनेश्वर, आइजवाल, गैंगटॉक, ईटानगर, यू कैन सी ऑल मेनी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर सम ऑफ द सेफेस्ट फॉर वीमेन। तो या फिर एटलीस्ट परसेप्शन सेफेस्ट का तो है ही वहां पे, और टॉप पे है मुंबई इसके अंदर में। लोएस्ट रैंक सिटीज कौन कौन सी हैं आपकी, पटना है, जयपुर है, फरीदाबाद है, दिल्ली है, कोलकाता है, श्रीनगर है, रांची है। लेकिन यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्या है, पूरा एक साथ ग्रुप्ड है। और लोएस्ट रैंक स्टेट अगर बतानी हो, सिटी बतानी हो, तो इसमें करंटली जो हमारे पास डेटा उसके हिसाब से कोलकाता है। ओके, तो बेस्ट टॉप रैंक सेफ सिटी हो गई मुंबई, वर्स्ट या लोएस्ट रैंक सिटी हो गई कोलकाता इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फॉर विमेन। फैक्टर्स कौन कौन से जो सेफ्टी को कंट्रीब्यूट करते हैं, जेंडर इक्विटी, सिविक पार्टिसिपेशन, इफेक्टिव पॉलिसिंग एंड विमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि रात को भी मेट्रो चलना, सो दैट विमेन जो है, विमेन फोर्स जो है, जो वर्क करती हैं लेट नाइट, उनको भी सेफ फील हो फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो ये गोज अ लॉन्ग वे इन बेसिकली मेकिंग अ सिटी फ्रेंडली, विमेन फ्रेंडली। और कौन से वर्स्ट परफॉर्मेंस है लो रैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, वीक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिवनेस, पैट्रियार्कल नॉर्म्स एंड गैप्स इन अर्बन इंफ्रा। तो गैप्स इन अर्बन इंफ्रा हो गया, हमारा परसेप्शन, हमारा पैट्रियार्कल नॉर्म्स अगर वहां पे है तो इससे हमारा जो पर्टिकुलर विमेन सेफ्टी का स्कोर है वो नीचे जाता है। एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट पे आते हैं, हिंदू से न्यूज देख रहे हैं हम सारी अब। 5 इसरो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू प्राइवेट फर्म्स। तो आपका जो इसरो है, जब वो स्पेस पे वर्क करता है तो बहुत बार अपने स्पेस प्रोजेक्ट के लिए कई बार वो कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, एंड लेटर और हमें समझ में आता है कि ये कोई टेक्नोलॉजी जो है इसके मल्टीपल यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सरे है या MRI मशीन है, ये बेसिकली यूज करा गया था फॉर स्टडिंग द यूनिवर्स, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज को हम और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि जब ओरिजिनली आपके कंप्यूटर्स क्रिएट करे गए थे, तो एक कंप्यूटर जो होता था, एक उसका जो साइज होता CPU का, वो एक रूम के बराबर होता था, और वो बहुत बेसिक कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था। बट जब हमें रॉकेट्स के अंदर में कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट करी, तो हमने मिनिएचराइजेशन पे वर्क करना स्टार्ट करा कि रॉकेट को हमें मिनिएचर बनाना, उसको एक स्मॉल साइज में, आपका कॉम्पैक्ट साइज में आपका क्लोज करना है। तो इसके लिए हमने रिसर्चिंग स्टार्ट करी, एंड दैट द रिजल्ट इज कि आपका जो कंप्यूटर जो एक रूम का होता था, आज हमारे एक पाम के ऊपर, पाम लैपटॉप जो होते हैं लैप के ऊपर पे आ जाता है। एक पर्टिकुलर मोबाइल के अंदर में उतनी ही आज एफिशिएंसी है जो आज से अगर 50 साल पहले कंप्यूटर्स होते थे, सुपर कंप्यूटर्स होते थे, उनकी जो एफिशिएंसी होती थी। तो कहीं ना कहीं विथ टाइम वी हैव रियलाइज्ड, या हमेशा ये ध्यान रखना कि जो पर्टिकुलर हम स्पेस में पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, यूज करते हैं, उसके कई बार हमें मल्टीपल यूज भी आते हैं। तो ऐसे ही जब इसरो ऐसे इन्वेस्टिगेशंस करती है, रिसर्च करती है, तो यहाँ पे कई ऐसे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बना देती है जिनका हमारे पास में कमर्शियल यूज भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल यूज भी हो सकता है। और इसरो ने ये डिसाइड करा है कि यहाँ पे उन पर्टिकुलर रिसर्चेस को, उन सब प्रोडक्ट्स को वो कमर्शियली एक्सप्लॉइट करेगी। ओके, और इसरो से जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी टेक्नोलॉजी बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब ये जो पर्टिकुलर काम है, क्या ये इसरो के साइंटिस्ट को ही करना चाहिए, या फिर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, एक ग्रुप ऑफ लोगों को हायर करना चाहिए जो बेसिकली जो कमर्शियल पार्ट है इसरो का उसको टैकल करे। और इसी पर्पस के लिए हमने 1992 में एक बॉडी बनाई थी जिसका नाम था अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन बनाई थी, जिसका काम ये था कि अगर इसरो से किसी को कोई कमर्शियल एग्रीमेंट साइन करना है तो इसरो नहीं इन्वॉल्व होगा, उसमें अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व होगा, सो दैट इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, इसरो का जो पूरा फोकस है वो साइंस पे रहे, और जो कमर्शियल फोकस है वो आपका अंतरिक्ष हो जाए। हाउएवर, आपके बाद में अंतरिक्ष के ऊपर पे करप्शन के एलिगेशन लगे, एंड 2020 के अंदर में हमने एक नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी जिसका नाम है इनस्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ओके, तो ये हमने एक बॉडी क्रिएट करी इनस्पेस, और ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये बेसिकली आपका सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ अंतरिक्ष। और यहां पे अगर किसी को भी कोई पर्टिकुलर स्पेस लॉन्च करना है इसरो के साथ में, या कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बाय करनी है इसरो से, तो उस पर्टिकुलर केस में जो
एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है या इन्वॉल्व है वो है आपकी इनस्पेस और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ओके, सो दैट इज द मेन जॉब ऑफ इनस्पेस कि ये प्राइवेट सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। ओके, ये बॉडी हमने कब बनाई थी? तो दिस वाज क्रिएटेड इन 2020 और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। व्हाई आई एम सेइंग सो? बिकॉज इसरो का बेंगलुरु में है, तो वी माइट थिंक कि ये सारे जो डीलिंग्स है ये भी वहां होती होंगी, बट दैट इज नॉट करेक्ट और ये होता है आपका अहमदाबाद में। तो इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद के अंदर में। और करंट चेयरमैन कौन है इसका? करंट चेयरमैन है डॉक्टर पवन गोयनका। ओके, तो ये जो इन स्पेस है इसकी इंफॉर्मेशन आपके बोर्ड पे, आप भी इसको पॉज करके भी इस वीडियो में ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे, और ये है आपकी इन स्पेस की न्यूज। नेक्स्ट पे आते हैं, थूथुकुडी इसरो साइट टू हैंडल 20 से 25 लॉन्चेस पर ईयर। तो यहां पे जो पर्टिकुलर आपके इसरो के चेयरमैन है, अगेन यू टेल मी कि इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है। इसको मैं हाइड कर देता हूं, यहां पे दिखना जाए आपको। ओके, तो द नेक्स्ट न्यूज इज, आप मुझे पहले बताइए इसरो के चेयरमैन कौन है। इन्होंने पर्टिकुलर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इन्होंने बोला कि थूथुकुडी जो तमिलनाडु में है वहां पे हम हमारा नया स्पेस पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। तो आई एम श्योर ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुलशेखरीपट्टनम करके आपका एक प्लेस है जो एज अ स्पेस पोर्ट जहां से हम लॉन्चेस करेंगे, रॉकेट स्टेशन होगा हमारा, वो पर्टिकुलरली हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। उसके लिए 4 करोड़ का बजट भी हो चुका है। 26 के एंड तक या 27 के इनिशियल में हमारा वो फंक्शनल हो जाएगा। सो अभी करंटली हमारा सिर्फ एक ही स्पेस पोर्ट है जहां से हम लॉन्चेस करते हैं, बट 27 में हमारे 2 स्पेस पोर्ट्स हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा करंट स्पेस पोर्ट है श्रीहरिकोटा, उसके अंदर में 2 लॉन्चिंग पैड्स यहां पे करे जा रहे हैं। तो टोटल के 3 होंगे, बट लोकेशन की बात करी जाए तो हमारे पास अब 2 लोकेशंस हो जाएंगी। तो करंटली जो हमारा प्राइमरी स्पेस पोर्ट है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ऑपरेशनलाइज्ड इन 1970s। तो इट इज द 1970s जब से हम हमारा रॉकेट लॉन्चेस कर रहे हैं। ओके, तो यू टेल मी विच वाज द फर्स्ट रॉकेट इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय इंडिया। फर्स्ट रॉकेट लॉन्च नहीं पूछ रहा हूं, पहला रॉकेट जो इंडिजिनसली डेवलप करा गया था इंडिया के अंदर में, उसका नाम क्या था। ओके, और उसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑपरेशनल लॉन्च पैड्स हैं हमारे, जो PSLV और GSLV लॉन्चेस के लिए किया जाता है, और एक 3rd लॉन्च पैड हमारा कंस्ट्रक्शन पे। सो ओके, सो यहाँ पे करेक्शन हो गया, श्रीहरिकोटा में 2 आपके ऑपरेशनल है, तीसरा एक और लॉन्च पैड हम श्रीहरिकोटा में कर रहे हैं। और इनके अलावा श्रीहरिकोटा के अलावा हम एक और नई लॉन्चिंग साइट कर रहे हैं कुलशेखरीपट्टनम के अंदर पे, जो इंडिया का 2nd मेजर लॉन्च कॉम्प्लेक्स होगा। और ये जो पर्टिकुलर लॉन्च कॉम्प्लेक्स होगा, यहां से हम इजीली 20 से 25 लॉन्चेस पर ईयर कर पाएंगे। तो इस तरीके से मॉडर्नाइज किया जाएगा कि आप हर साल के मिनिमम 20 से 25 लॉन्चेस कुलशेखरीपट्टनम से कर पाओगे। मोर ओवर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पॉसिबली यहां से हमारे जो प्राइवेट रॉकेट्स हैं, तो अभी हमारे कुछ स्पेस बेस्ड स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं और दे आर डूइंग रियली वेल, दे आर आल्सो डेवलपिंग देयर टेक्नोलॉजी। तो प्राइवेट रॉकेट्स अगर कोई लॉन्च करना चाहेगा, या लेट्स से कोई फॉरेन कंपनी या है स्पेसएक्स है, वो इंडिया से रॉकेट लॉन्च करना चाहती है, तो यहां पे वो प्राइवेट रॉकेट्स कुलशेखरीपट्टनम से लॉन्च कर पाएंगे। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस पोर्ट्स ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की न्यूज। आज हमने इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट करा और हिंदू पे गए। कम न्यूज थी, नंबर ऑफ न्यूज कम थी, बट सारी न्यूज जो है आज की वो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इनको आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हो और आपके फ्यूचर में रिवीजन के लिए रख सकते हो। विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडेस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।